स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस एस्टिमेशन ऑनलाइन मॉड्यूल में, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीटली प्रोजेक्ट की। इस मॉडल में आप लोगों को साइट क्लीनिंग से लेकर हैंड ओवर, जब एस्टिमेशन का हैंड ओवर करते हैं वहाँ तक का पूरा कंप्लीटली सिखाया जाएगा कि कैसे हम पूरे प्रोजेक्ट को सॉल्व आउट कर पाते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, साइट पर जाकर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, यही सब चीज़ें इस ऑनलाइन मॉड्यूल में आपको मिलने वाली हैं। तो ऑनलाइन मॉडल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा एस्टिमेशन कि क्या होता है। एस्टिमेशन है व्हाट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन समझने के लिए हम कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा बाहर आते हैं और बाहर आकर समझते हैं हम जो डेली लाइफ में करते हैं। हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई घर में पार्टी होती है, शादी होती है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले, जब भी मान लीजिए कोई पार्टी हो रही है आपके घर में, तो आप सबसे पहले निकालते हैं बजट कि कितना बजट आने वाला है उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। आप कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हो तो दो चीज आपको चाहिए होती है बेहद इंपॉर्टेंट, एक तो ड्यूरेशन और दूसरा बजट। ये ड्यूरेशन और बजट यदि आपको पता चल जाए तो आप किसी भी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसका प्रॉपर एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि मान लो मुझे एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है मनाली जाने के लिए, मुझे एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है मनाली जाने के लिए, लेकिन मैं आज तक कभी मनाली गया नहीं, तो मैं क्या एस्टिमेशन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में, जो कभी मनाली घूमकर आया हो, या गूगल पर टाइप कर सकता हूं कैसे मनाली जाया जाता है। लेकिन मैंने भरोसा करा उस पर जो मेरे साथ एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में था, मेरा फ्रेंड जो मनाली घूम कर आया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आओ सर मेरे साथ बैठो और मुझे बताओ मनाली कैसे जाया जाता है, कितना खर्चा आएगा मनाली जाने के लिए, प्रॉपर्ली बताओ मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने कहा कि सर जब आप मनाली जाओगे तो आपको सबसे पहले चाहिए एक टैक्सी। टैक्सी क्यों चाहिए? क्योंकि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए मुझको पहले सबसे पहले टैक्सी लगेगी अपने घर से। तो मैंने यहाँ पर अपने पास एक डायरी में, एक नोटबुक में मैंने नोट कर लिया कि सबसे पहले चाहिए मुझको टैक्सी। ये जो टैक्सी मैंने लिखा है ये हमारे मनाली जाने के लिए एक स्टेप है, एक आवश्यकता है जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, वरना मेरा मनाली ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दैट इज द आइटम। ये क्या हो गया? एक मेरा आइटम हो गया कि मनाली जाने के लिए क्या आइटम लग रहा है मुझको। सबसे पहला आइटम लग रहा है टैक्सी। अब जो टैक्सी है ये मुझको मनाली जाने के लिए सबसे पहला आइटम लगा, जो कि मुझे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए 30 मिनट का टाइम दे दिया और कॉस्ट ले रहा है यहां से मुझसे 200 रुपये। यहां से कॉस्ट है मेरी। तो मुझे सिंपली समझ में आ गया कि मनाली अगर मुझे जाना है तो सबसे पहले आइटम लेना पड़ेगा मुझको टैक्सी, जो कि 30 मिनट का समय लेगी और 200 रुपये मुझसे चार्ज किया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट आइटम फॉर गोइंग टू मनाली ट्रिप। अब इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट आइटम। इसके बाद मुझे फ्लाइट लेनी पड़ेगी। मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, अब लेनी पड़ेगी मुझको फ्लाइट। फ्लाइट जो है वो हो गया मेरे मनाली ट्रिप का सेकंड आइटम। फ्लाइट मुझको 2 घंटे ले रही है मनाली जाने के लिए और साथ में चार्ज हो रहा है मुझसे 4000 रुपये। मैं फ्लाइट से पहुंचा मनाली, एयरपोर्ट नहीं है। मुझे जो सामने मेरे साथ जो बैठा हुआ है वो मुझको कह रहा है सर मनाली जा रहे हो आप, मनाली के लिए आप एयरपोर्ट नहीं है, आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा पहले, और चंडीगढ़ पहुंचने में आपको 2 घंटे लगेंगे और आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा कितना? 4000 रुपये। अब इसके बाद ये तो मैं पहुंच गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आगे कैब की सहायता से जाऊंगा, तो कैब मनाली ट्रिप के लिए हो गया थर्ड आइटम। ये मनाली ट्रिप के लिए थर्ड आइटम क्या हो गया? कैब। कैब मुझसे 6 घंटे लेगा मुझे पहुंचाने के लिए मनाली और चार्ज होगा 1200 रुपये। मनाली ट्रिप के लिए 6 घंटे चार्ज हुआ, इसने 6 घंटे ड्यूरेशन हुआ और 1200 रुपये हो गया चार्ज। देखिए दोस्तों, यहां से निकल रहे हैं मेरे आइटम्स, यहां पे निकल रहा है ड्यूरेशन और यहां निकल रहा है मेरा बजट। साथ में इसके साथ अब मुझे यहां पे स्टे करना है तो होटल लेना पड़ेगा। तो ट्रिप का फोर्थ आइटम हो गया क्या? होटल। अब मैंने होटल लिया, होटल में मैं 1 दिन रुका, तो मुझे जिससे मैं एस्टिमेशन के लिए हेल्प ले रहा हूँ उसने मुझे बताया कि सर मनाली ट्रिप के लिए मैंने होटल लिया था, तब 1 दिन का जो चार्ज आया था वो 2000 रुपये चार्ज आएगा आपका।
वो जो चार्ज आएगा आपका कितना आएगा, 2000 रुपये आपका चार्ज आएगा। तो मैंने 2000 रुपये यहाँ पे लिख दिया, होटल के लिए एक बजट निकाल लिया। देन अब मुझे घूमना भी है मनाली में, तो जो मेरे साथ गया था उसने मुझे बताया, मेरे साथ बैठा हुआ है, उसने मुझे बताया कि सर मनाली में आप रुकोगे, देन उसके बाद घूमने जाना है आपको, तो एक जगह है सोलांग वैली, आप वहीं पे घूमना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोलांग वैली। वो कह रहा है सर सोलांग वैली आप एक दिन लगेगा आपको घूमने में, और यहाँ पे आपके करीबन 1500 रुपये खर्च हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 1500 रुपये यहाँ पे खर्च हो गए मेरे। देन इसके बाद अब क्या करें, अब वापस आएंगे क्योंकि घूम भी लिए, स्टे भी हो गया हमारा, अब वापस आना है। तो वापस आने के लिए क्या चाहिए मुझे, कैब चाहिए। कहाँ पहुंचाएगी मुझको कैब, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे पहुंचाएगी। कौन सी कैब, ये वाली कैब, जो कि 6 घंटे लेगी और चार्ज करेगी मुझसे 1200 रुपये। मुझे बताया उसने, जो मेरे साथ बैठा हुआ है, जो मेरा एस्टिमेशन करवा रहा है, उसने मुझे बताया कि 6 घंटे चार्ज होगा, 1200 रुपये यहाँ से चार्ज किया जाएगा। देन उसके बाद मुझे अगेन फ्लाइट लेनी पड़ेगी, और फ्लाइट 2 घंटे में मुझको 4000 रुपये चार्ज किए जाएंगे मुझसे, और मैं पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन जहां मुझे आना था वापस अपने घर के लिए। तो मैं पहुंच गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से अगेन मुझको टैक्सी लेनी पड़ेगी अपने घर आने के लिए, और ये टैक्सी चार्ज करेगी ये 30 मिनट में 200 रुपये मुझसे चार्ज किए जाएंगे। अब जब दोस्तों ध्यान से सुनना, यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या निकलेगा मेरा, ड्यूरेशन। यहां से निकलेगा मेरा ड्यूरेशन। और यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं तो यहां से निकलेगा मेरा बजट, कि एक ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना बजट आ रहा है। लेकिन ये कब कर पाया मैं, जब मुझे ये आइटम पता होते। यदि मुझे ये आइटम पता होते तो मुझे क्या किसी और की जरूरत पड़ती, किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद से ये एस्टिमेशन कर पाता। यही कारण है कि बिल्डिंग का एस्टिमेशन हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि बिल्डिंग के आइटम्स की, एक एक आइटम की जानकारी हमको नहीं होती, कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का पहला पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं पता। यही कारण है बिल्डिंग का एस्टिमेशन हम नहीं कर पाते। बिल्डिंग एस्टिमेशन में क्या निकलती है, क्वांटिटीज निकलती है। किसकी क्वांटिटीज, आइटम्स की क्वांटिटीज। देखो क्वांटिटी है क्या, मान लो अभी मैं अकेला जा रहा था, लेकिन मेरे साथ 3 लोग और जा रहे हैं, तो मुझे फ्लाइट की टिकट कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फ्लाइट की टिकट लूंगा 3, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। मुझे कैब में 3 लोगों की चाहिए जगह, होटल में हो सकता है एक रूम में रुक जाऊं मैं, तो होटल एक ही लूंगा। सोलांग वैली में 3 लोगों की टिकट चाहिए मुझे, कैब में अगेन 3, फ्लाइट में अगेन 3, टैक्सी में हो सकता है 3, एक ही टैक्सी में हम बैठ के आ जाएं, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटीज। एस्टिमेशन में आइटम भी निकाली जाती है क्या, क्वांटिटीज निकलती है। अब मैं आपको यहाँ से एक डेफिनेशन दिखाता हूं, और डेफिनेशन को हम रीड आउट करते हैं कि क्या लिखा है डेफिनेशन में, क्योंकि ये हो गया अदर वे में जो हम डेली लाइफ में करते हुए हैं उसका एस्टिमेशन, लेकिन हमें करना है बिल्डिंग का एस्टिमेशन। लेकिन ये बताने का प्रोसीजर मेरा केवल इतना था कि आप लोगों का मोटिव क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में डेली एस्टिमेशन करते हो। घर में आपकी मम्मी भी हैं तो वो भी डेली एस्टिमेशन करती है, क्योंकि खाना बनाते हो देखते हैं पहले कितने लोग हैं घर में, कितना खाएंगे उन्हें पता होता है पहले से ही, इसलिए वो डेली एस्टिमेशन कर पाती हैं, इसलिए अच्छे से खाना और घर चल पाता है। अब मैं यहां से आपसे समझाऊंगा कि एस्टिमेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं एक डेफिनेशन आई है, वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज and cost of various item connection with the construction project is called as estimation। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्वांटिटीज और उसकी कॉस्ट। किसकी कॉस्ट, आइटम्स की कॉस्ट। जैसे कि आपको यहां पे आइटम दिख रहा है, इनकी कॉस्ट। देखिए दोबारा से सुनिए, एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम आइटम की क्वांटिटीज निकालते हैं और उसकी कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन अब जो हम कॉस्ट निकालेंगे, क्वांटिटीज निकालेंगे, उनका रेस्पेक्ट डायरेक्टली डिपेंड किस पर होनी चाहिए, बिल्डिंग पर, क्योंकि हम बिल्डिंग का एस्टिमेशन कर रहे हैं ना। तो बिल्डिंग एस्टिमेशन या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से डायरेक्टली क्या करनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। तो हम उसी का क्या करेंगे, एस्टिमेशन। यहाँ पर जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं ये है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन। थोड़ा सा और समझते हैं एस्टिमेशन के बारे में कि एस्टिमेशन में क्या फाइंड आउट होगा, एसओआर क्या होता है, बीओक्यू क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं यहाँ से। एस्टिमेशन में हम क्या निकालते हैं, एस्टिमेशन में निकालते हैं हम क्वांटिटी, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं। एस्टिमेशन में निकलती है आइटम्स की क्वांटिटी, जैसा कि यहाँ पे था। एस्टिमेशन में निकलेगी ये जो आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी। इसके बाद हम जब एस्टिमेशन में क्वांटिटीज निकाल देंगे, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है ये, इस क्वांटिटीज को निकालने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर, जब जाके क्वांटिटीज निकलती हैं।
ठीक है। अब इस क्वांटिटीज के बाद हम जाएंगे किसमें, SOR में, शेड्यूल ऑफ रेट्स में। शेड्यूल ऑफ रेट्स में क्या निकलता है, हमें रेट्स मिलते हैं। किसके रेट्स मिलते हैं, जो ये आइटम्स निकाले हैं हमने, इसकी क्वांटिटीज निकाली हैं। अब इन आइटम्स का कुछ रेट होगा, जैसे कि यहाँ पे रेट देख पा रहे थे आप, ये क्या है, रेट है। वो रेट कहाँ दिया हुआ है, इस आइटम्स का SOR में दिया है, शेड्यूल ऑफ रेट्स में दिया है। हम क्या करेंगे, अब एस्टिमेशन में क्वांटिटीज निकाली, SOR से निकला रेट, दोनों की कर दी मल्टीप्लाई, जैसा कि आप यहाँ साइन देख पा रहे हैं, दोनों की कर दी हमने मल्टीप्लाई, और क्या निकल गया, हमारा अमाउंट निकल गया इन रुपीज में। दैट इज द फाइनल वैल्यू, दैट इज द बजट, कि एक बिल्डिंग को बनाने से पहले ही पता चल जाए मेरा बजट क्या होगा। दैट इज कॉल्ड ध्यान से देखिएगा, दैट इज कॉल्ड BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। तो इतना काम करना है हमें इस प्रॉपर ऑनलाइन मॉड्यूल में कि हमको कंप्लीटली BOQ तक सीखना है कि कंप्लीट एस्टिमेशन का प्रोजेक्ट का बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया हम लोगों को कि हमें करना क्या है, एस्टिमेशन में निकालनी है आइटम्स, और उन आइटम्स की निकालनी है हमको क्वांटिटीज। SOR में जाना है, SOR में वो जो आइटम्स की क्वांटिटी है उनके दिए गए हैं रेट्स। अब जाएंगे दोनों की मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे अमाउंट, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। अब इसे करने के लिए, ये आइटम्स की क्वांटिटी करने के लिए कुछ कैलकुलेशन भी लगती होगी। वो जो क्वांटिटीज निकालने के लिए, मेन टारगेट हमारा है क्वांटिटीज निकालना, क्योंकि SOR में रेट निकालना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए जब हमारे पास क्वांटिटीज मौजूद होगी। कि मुझे यहाँ पे सिंपली पता था फ्लाइट के 3 टिकट लेने, तो मुझे सिंपली मैंने क्वांटिटी निकाल दी। कैसे निकाली, 3 लोगों को काउंट कर लिया मैंने, इजीली काउंट हो गया। ऐसी ही कुछ कैलकुलेशन लगती हैं यहाँ पर। देखिए, मैं आपसे कोई भी स्टील RCC की आप लोगों ने कैलकुलेशन की होगी कॉलेज लाइफ में, मैं कोई भी ऐसी भारी कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन, मैथ्स की सिंपल कैलकुलेशन जो आपने 6th, 7th, 8th क्लास में करी हुई है, केवल वही कैलकुलेशन मैं आप लोगों से कराऊंगा यहाँ पर। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर PPT में यहाँ पर लिख कर आया कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे कैलकुलेशन पैटर्न, मोड ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 3 तरह के यहाँ पर लिए हैं मैंने। कैलकुलेशन पैटर्न क्या होगा, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, कैसे हमें मेजरमेंट करना है। जैसे मेरे हाथ में ये है, तो ये साफ दिख रहा है मुझे 3 डायमेंशनल है ये, लेंथ, विड्थ और हाइट। जब भी 3 डायमेंशनल इमेज कोई भी होती है, हम निकालते हैं उसका क्या, वॉल्यूम, और यूनिट होती है क्यूबिक मीटर में, क्योंकि किसी भी एस्टिमेशन को हमें सॉल्व करना होता है किसमें, मीटर में। अब इसके बाद सबसे पहली कैलकुलेशन जो आई आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल तरीका हमारे पास पता है हम लोगों को, वो क्या है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। देखो, लेंथ 1 डायमेंशन हो गई, विड्थ 2 डायमेंशन, हाइट 3 डायमेंशन। जब भी 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, क्यूबिक मीटर में होता है। तो क्यूबिक मीटर में यहाँ पर क्या हो गया, मोड ऑफ मेजरमेंट हो गया। जितने भी हमारे कंक्रीट के रिलेटेड आइटम होंगे, जितने भी हमारे ब्रिक वर्क से रिलेटेड आइटम होंगे, सभी की क्वांटिटीज निकलती है किसमें, वॉल्यूम में। मान लो मेरे हाथ में ये बीम है, ये कंक्रीट की बीम बनाई हुई है, तो यहाँ पे ये तो हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका विड्थ, और ये हो गया इसका हाइट। लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट करते हैं तो क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। देन इसके बाद सेकंड क्वांटिटीज जो यहाँ पर आई वो है मेरी एरिया कैलकुलेशन। एरिया कैलकुलेशन मतलब जितने भी 2 डायमेंशनल इमेज होंगी मेरे पास, 2 डायमेंशनल इमेज लाइक आया जिसमें मेरे पास 2 डायमेंशन मिल रही है, मुझे 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई करता हूँ, वहाँ निकलता है एरिया। 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं, L इंटू बी या L इंटू एच। यदि फॉर एग्जाम्पल मुझे सीलिंग पर, स्लैब पर प्लास्टर करना है, आप लोग भी फील करिए स्लैब को देखते हुए कि स्लैब को प्लास्टर करना है मुझे, तो स्लैब पे प्लास्टर करने के लिए क्या चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी, दैट इज कॉल्ड लेंथ एंड दैट इज कॉल्ड विड्थ, दैट इज कॉल्ड विड्थ। तो मुझे क्या चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए, लेंथ इंटू विड्थ। अब मुझे वॉल पर प्लास्टर करना है, मान लीजिए वॉल है मेरे पास, इस पे प्लास्टर करना है। आप लोग भी फील करिए अपने घर में, जहां जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में बैठ के फील करिए, आपको फील करना है कि वॉल पर प्लास्टर कैसे होगा। देखिए, लेंथ और इसका हाइट, विड्थ नहीं हाइट, इस कारण से मैंने लिखा लेंथ इंटू विड्थ और लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि 2 डायमेंशन की क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है किसमें, स्क्वायर मीटर में। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहां पे आई इन्यूमरेटेड क्वांटिटीज। इन्यूमरेटेड क्वांटिटीज मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट में गए, आपको चाहिए ये पेन चाहिए आपको, और शॉपकीपर से आप कहते हो कि भैया मुझको जो ना ये पेन चाहिए एक, और मुझे पेन चाहिए 5 m3।
5 मीटर क्यूब पेन चाहिए, वो कहेगा क्या भैया क्या बोल दिया 5 मीटर क्यूब, ठीक है नहीं बोलते। आपने बोला भैया मुझे ये जो पेन चाहिए ये चाहिए 10 मीटर स्क्वायर, वो फिर से कहेगा भैया क्या बोल रहे हो 10 मीटर स्क्वायर पेन कैसे दूं मैं आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट होती है वो काउंटेबल होती है कि मुझे चाहिए 5 पेन, मुझे चाहिए 10 पेन, हम इसको काउंट करके बोलते हैं, हम ना कि इसका क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम निकालते हैं, ना कि स्क्वायर मीटर में इसका एरिया निकालते हैं, हम इसको काउंट करते हैं, है ना। हम इसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो इनुमरेटेड क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो काउंटेबल होती हैं, जो काउंटेबल क्वांटिटीज होती हैं हम उनको बोलते हैं इनुमरेटेड क्वांटिटी। इनको निकालते हैं नंबर पर पीस में। नंबर पर पीस मतलब जितने पेन चाहिए उतना बोलूंगा, एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा ईच। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? ईच होगा मेरे पास। देन इसके बाद नेक्स्ट आइटम रनिंग मीटर। देखिए रनिंग मीटर, मान लीजिए मेरे हाथ में ये प्लम्बिंग पाइप है एक, इस प्लम्बिंग पाइप में यहां से लेके यहां तक की लेंथ मेजर करनी है मुझको। देखिए इसका जो डाया है वो है 25 mm का, ये पहले से गिवन है मुझको, एंड इसका मुझे यहां से लेके यहां तक मेजरमेंट करनी है। तो इसकी मैंने क्या मेजर की? एक लेंथ मेजर की, दैट इज कॉल्ड रनिंग मीटर लेंथ। जब भी हम एक लेंथ मेजर करते हैं उसका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है किसमें? मीटर में, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसमें होता है? ऑल्सो इन मीटर, क्योंकि एक ही डायमेंशन हमने यहाँ पर कंसीडर की है। अब इसके बाद क्या करें? एक लास्ट कैलकुलेशन, और आप सभी लोगों ने सुना होगा मास। ये जो मास होता है इसे निकालने के लिए हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं जो बचपन से पढ़ते हुए हैं, वो है मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखेंगे यहां पर, तो मोड ऑफ मेजरमेंट क्या हुआ? मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जितने भी मेटल से रिलेटेड आइटम होते हैं एक बिल्डिंग में लगने वाले जितने मेटल से रिलेटेड आइटम होते हैं, लाइक स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, जितने भी ब्रास, जितने भी ऐसे आइटम होते हैं सबकी मेजरमेंट होती है किसमें? केजी में। हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। केजी में मेजर करने के लिए हमको चाहिए मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इतनी ही कैलकुलेशन मात्र आपसे कराऊंगा और आप बिल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हैंड ओवर तक समझ जाओगे कि कैसे हमें इजीली कैलकुलेट करके पूरे बिल्डिंग की कॉस्ट हम इजीली निकाल सकते हैं।